Hello everyone, Class 10 History The Rise of Nationalism in Europe। चैप्टर के सेक्शन में हम लोग द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस यानी क्रांतियों के युग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इस वीडियो में इन 7 टॉपिक्स को कवर करेंगे। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, द रिवॉल्यूशन ऑफ 1830, 1830s द ईयर्स ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप, 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ वुमेन एंड द इम्पैक्ट ऑफ द लिबरल मूवमेंट इन 1848। तो शुरू करते हैं। द ऑटोक्रेटिक नेचर ऑफ कंजर्वेटिव रेजिमीज was encountered with many revolutions in 1830 to 1848 in many regions of the Europe like Italian and German states, Poland, Austria, parts of Ottoman Empire। यानी 1830 से 1848 के बीच में यूरोप के कई क्षेत्र जैसे इटालियन और जर्मन स्टेट्स, पोलैंड, ऑस्ट्रिया और ऑटोमन एम्पायर के कुछ पार्ट्स में बहुत सारी क्रांतिकारी विरोध प्रदर्शन होने शुरू हो गए थे रूढ़िवादी साम्राज्य के निरंकुश शासकों के सोच के खिलाफ। यानी कि जो ऑटोक्रेटिक रेजिमीज थी उनके खिलाफ में बहुत सारे रिवोल्ट होने शुरू हो गए थे। हम उन्हीं रिवोल्ट्स के बारे में, हम उन्हीं क्रांतियों के बारे में जो कि 1830 से 1848 के बीच में घटित हुए, हम उन घटनाक्रमों के बारे में पढ़ेंगे और यह भी जानेंगे कि उन घटनाक्रम के वजह से जो मोनार्कियल गवर्नमेंट थी, जो ऑटोक्रेटिक रेजिमीज थी, किस तरीके से वो डेमोक्रेटिक कंट्री का रुख अपनाना शुरू कर दी थी। हम इन सब चीज़ों के बारे में इस सेक्शन में जानेंगे। यानी जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया जो शिक्षित मध्यवर्गीय विशिष्ट लोग थे। इनमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में लगे मध्य वर्गों के लोग शामिल थे। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ, 1830 में हुआ। बर्बन राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। मैटरनिख ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाती है। यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट लाइन है, यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट टिप्पणी है जो मैटरनिख ने की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में आता है कि ये लाइन किसने कही थी, तो ये लाइन मैटरनिख ने कही थी। जुलाई क्रांति से ब्रुसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। यानी जो पहला हमारा टॉपिक है द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कि ग्रीक वॉज पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी। ग्रीक ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था 15वीं शताब्दी के दौरान। ऑटोमन एम्पायर जो आज का तुर्की है वह उस वक्त ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था। तो जो यूनान था, जो ग्रीस था, वह 15वीं शताब्दी में ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिगैन इन 1821 और 1821 में यूनान की स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुई थी। सपोर्टेड एंड हेल्प्ड बाय अदर यूरोपियन पावर्स लाइक फ्रांस, रशिया एंड द यूके। और ग्रीक को दूसरे यूरोपियन शक्तिशाली देशों की मदद मिली, उनका सपोर्ट मिला, जैसे फ्रांस का, रशिया का, यूनाइटेड किंगडम का। द ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल ऑल्सो सपोर्टेड द ग्रीक रिवॉल्यूशन। और यूनान के वो निवासी जो ग्रीक के बाहर रहते थे, जिनको देश निकाला दे दिया गया था राजनीतिक कारणों की वजह से, उन लोगों ने भी ग्रीक रिवॉल्यूशन को सपोर्ट किया। The poets and the artists lauded the ancient Greek art and culture as the cradle of European civilization। जितने कवि थे, जितने कलाकार थे, उन्होंने
यूनान के कला और संस्कृति की सराहना की। लॉडेड का मतलब होता है सराहना करना। उन्होंने यूनान के कला और संस्कृति की सराहना की और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो, यानी कि जो ग्रीक है वह यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल है, यानी कि यूरोप की जो संस्कृति है वह ग्रीस से ही उभर कर सामने आई है। अगर ग्रीस नहीं होता तो यूरोपियन सिविलाइजेशन जो दिख रहा है वह नहीं होता। जिस तरीके से हम ये कहते हैं कि प्रियम्बल इज़ द पाइवट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना है वह संविधान की धुरी होती है, यानी उसी के इर्द गिर्द हमारा संविधान घूमता रहता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर यह कहने की कोशिश की गई कि ग्रीक आर्ट एंड कल्चर इज़ द और वाज द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, कि यूनान की जो कला और संस्कृति है वही यूरोपियन सिविलाइजेशन की धुरी है, वही उसका आधार है। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज्ड फंड्स एंड वेंट टू फाइट इन द वॉर बट डाइड ऑफ फीवर इन 1824। और जो अंग्रेजी जो पोएट थे लॉर्ड बायरन, उन्होंने फंड इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा किया, वो जाकर युद्ध में लड़े, लेकिन 1824 में टाइफाइड हो जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। और उसके बाद कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि जो 1832 में हुई उसमें यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। कॉन्स्टेंटिनोपल जो ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था, यानी कि ऑटोमन एम्पायर जो आज का तुर्की है उसका हिस्सा था कॉन्स्टेंटिनोपल। तो उस 1832 के कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। यानी कि एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 की कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। लेकिन राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने भी एक अहम भूमिका निभाई, जिसके हम लोग अगले टॉपिक में वही पढ़ने वाले हैं, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। किस तरीके से संस्कृति ने भी राष्ट्र के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई। इट वॉज ए कल्चरल मूवमेंट स्प्रेडिंग नेशनल सेंटिमेंट्स एंड द आइडिया ऑफ द नेशन थ्रू आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक। कि यह एक कल्चरल मूवमेंट थी, यह एक सांस्कृतिक पहल थी जिसने राष्ट्रवाद की भावना को और राष्ट्र की भावनाओं को पूरे देश में फैलाने में मदद की, अपने कला के ज़रिए, अपने काव्य के ज़रिए, कहानियों के ज़रिए और संगीत के ज़रिए। यानी लोगों को उनकी पुराना इतिहास बताकर, उनके पुराने संगीत को बताकर, पुरानी कहानियाँ सुनाकर कि किस तरह से उनके जो पूर्वज थे वो रहा करते थे, उन्होंने कौन कौन से संस्कृति का पालन किया था, किस तरह से वो मिलजुल कर रहा करते थे। इस तरह की बातों से, इस तरह की भावनाओं से लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावनाओं को जगाने की कोशिश की। जैसा कि हम लोगों ने अपने पहले के क्लासेस में भी पढ़ा है नेशनलिज्म इन इंडिया में, कि वहाँ पर भी ये कल्चरल मूवमेंट के द्वारा लोगों के अंदर नेशनल सेंटिमेंट्स को जगाने की कोशिश की गई थी, जहाँ पर लोगों को उनके पुराने इतिहास को बताकर उनके अंदर आइडिया ऑफ नेशन को जगाने की कोशिश की गई कि जो उनके पूर्वज थे किस तरीके से वो स्वतंत्र थे, कितने वो वीर थे, वो दूसरों की गुलामी नहीं करते थे, वो उसके जो भी न्याय संगत नहीं होता था उसके खिलाफ वो मोर्चा करते थे, युद्ध करते थे। इस तरह की बातों से लोगों को एकजुट करने की कोशिश की जाती थी।
ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी लोगों के अंदर सेंटिमेंट्स को जगाने की कोशिश की गई आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज और म्यूजिक के जरिए। तो किस तरीके से ये हुआ? तो ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस वाज क्रिटिसाइज्ड बाय रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स, यानी कि विज्ञान की बातों को, विज्ञान के मतों का खंडन करने की सलाह दी गई जो इतने भी रोमानिया आर्टिस्ट और पोएट्स थे। यानी जो वो कहा करते थे कि जो विज्ञान की बातें हैं उनका खंडन कीजिए, हर बातों में विज्ञान नहीं है, बल्कि अपने जो पुराने जो इमोशंस हैं, फोकस्ड ऑन इमोशन, इंट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स, यानी कि अपने इमोशन को देखिए, अपने इमोशन को मानिए। इंट्यूशन का मतलब होता है द फीलिंग और अंडरस्टैंडिंग दैट मेक्स यू बिलीव और नो दैट समथिंग इज ट्रू विदाउट बीइंग एबल टू एक्सप्लेन वाई, यानी जो आपका मनोभाव होता है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है, जैसे अगर आप कोई प्रोडक्ट के बारे में अगर आप सर्च कर रहे हो, कोई देख रहे हो, तो या अगर कोई व्यक्ति आपको किसी चीज़ के बारे में बता रहा हो, तो अचानक से किसी चीज़ के बारे में किसी की बातें सही लगने लग जाती हैं, लेकिन हमें उसका वजह नहीं पता होता कि हमें उसकी बातें सही क्यों लग रही हैं। इसी को इंट्यूशन कहा जाता है, इसको मनोभाव कहा जाता है। जैसे कभी कभी हमें लगता है किसी दिन लगता है कि ऐसा लगता है आज कोई आने वाला है घर में, और वास्तव में कोई ना कोई व्यक्ति हमारे घर में आ जाता है। तो इसी तरह की भावनाओं को इंट्यूशन कहा जाता है। या मिस्टिकल फीलिंग्स, मिस्टिकल फीलिंग का मतलब आध्यात्मिक, दैट मीन्स कि कनेक्टेड विद द स्पिरिट, स्ट्रेंज एंड वंडरफुल, अद्भुत, आश्चर्यजनक। इस तरह की बातों पर भरोसा करने के लिए रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट्स ने कहा, उन्होंने कहा कि विज्ञान के मतों का खंडन कीजिए और अपने इमोशन पर ध्यान दीजिए, आपके मनोभाव जो हो रहे हैं उस मनोभाव पर विश्वास कीजिए, आप अब आध्यात्मिक तरीके से विश्वास कीजिए, इन चीज़ों पर जाइए, क्योंकि पुरानी संस्कृति में यही सब कुछ होता था। शेयरिंग कलेक्टिव हेरिटेज एंड अ कॉमन कल्चरल पार्ट एज द बेसिस ऑफ द नेशन, और विरासत में जो भी चीज़ें मिली हुई थी उनको शेयर करते थे लोगों के बीच में, एंड कॉमन कल्चरल पार्ट, और उनकी संस्कृति का जो कॉमन पहलू था, जो एक जैसा पहलू था, जो सभी लोग जिसका फॉलो करते थे, संस्कृति में उस चीज़ को मानते थे, उसको राष्ट्र का आधार बनाया, राष्ट्र का आधार बताया गया लोगों को। यानी उन्हें ये बताया गया कि आप जो संस्कृति जो आपकी है वही आपके राष्ट्र का आधार है। अगर आप उस संस्कृति का पालन करते रहेंगे, आपको विरासत में जो मिला है अगर आप उसे संभालेंगे, आप उस पर ध्यान देंगे, तभी आपका राष्ट्र बच सकता है, अन्यथा आपका जो राष्ट्र है वो दूसरों का गुलाम बना ही रहेगा। फोल्क कल्चर रिफ्लेक्ट्स ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशनल एमॉन्ग कॉमन पीपल, जो लोक संस्कृति आई उसने सही मायने में लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावनाओं को प्रेरित किया। लोक कल्चर का मतलब होता है, लोक गीत होते हैं, लोक संगीत होते हैं। आज भी अगर हम अपने गांव में जाएं, देहाती इलाकों में जाएं, तो वहाँ पर लोक गीत, लोक संगीत की प्रचलन हमें मिल जाएगी। यानी जो पुराने जो गीत होते थे, जिसको गांव में बैठकर जो बड़े बुजुर्ग हैं वो एक चौपाल पर बैठकर गाया करते हैं, आपस में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तबला उबला लेकर, उसे लोकगीत या लोक संस्कृति कही जाती है। उसने सही मायने में आम लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावनाओं को जागृत करने में मदद की। जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्रीड हर्डर emphasized on discovering the true spirit of the nation and nation building among German people through folk culture, folk songs, poetry, tales and dance etc. यानी जर्मन के जो दार्शनिक थे जोहान गॉटफ्रीड हर्डर, उन्होंने लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावनाओं को जागृत करने पर बल दिया। एम्फेसाइज्ड का मतलब होता है बल देना। लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावनाओं को जागृत करने का बल दिया ये जर्मन के इसी लोक संस्कृति के द्वारा। यानी उन्होंने कहा कि लोक संस्कृति के द्वारा ही उन्होंने ये बल दिया कि लोक संस्कृति के द्वारा ही लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावनाओं को जागृत किया जा सकता है। अगर हम उन्हें लोकगीत सुनाएं, उन्हें हम पुरानी कवियों की कविताएं सुनाएं। टेल सैंड डांस का मतलब होता है, सैंड डांस एक डांस का एक फॉर्म है, एक लोकल डांस का फॉर्म है, जो
उन लोगों का पुराना डांस का फॉर्म था, तो उसके बारे में लोगों को बताएं, उस प्रथा को फिर से शुरू करें ताकि लोग अपने कल्चर को जानें, अपने हेरिटेज को जानें और उस माध्यम से उनके अंदर यूनिटी आए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं इंडिया के बाहर जाते हैं रहने के लिए सपोज़, और वहाँ पर अब इंडिया के बाहर के कल्चर तो बिल्कुल अलग होती है, लेकिन वहाँ पर अचानक से हमें कुछ इंडियन मिल जाते हैं जो इंडियन रिचुअल को फॉलो करते हैं, तो खुद ब खुद हम उनसे कनेक्टेड हो जाते हैं। हमें किसी के इनविटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम खुद ब खुद वहाँ पर जाते हैं और उन लोगों से बात करने शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी भी वही संस्कृति है, वो भी उसी रिचुअल को फॉलो कर रहे हैं जिस रिचुअल से हम आए हैं, जिस कल्चर से हम आए हैं। तो इस तरह से हमारे अंदर एक कनेक्टिवनेस की भावना आती है, कॉमननेस की भावना आती है। उसी तरीके से इन लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने की कोशिश की गई। जब वो अगर एक ही संस्कृति को फॉलो करेंगे, वो जानेंगे कि उनका जो हेरिटेज है वो उनका ही है, उनके ही पूर्वजों के द्वारा दिया गया है, तब जाकर इस भावना से प्रेरित होकर वो एकजुट हो सकते हैं। यूज़ ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हेल्प्ड कॉमन इलिटरेट ऑडियंस अंडरस्टैंड द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज। अब ये ज़रूरी तो नहीं कि किसी क्षेत्र के सभी लोग पढ़े लिखे हों, तो जो अनपढ़ हैं वो इन चीज़ों के बारे में कैसे जानेंगे। तो यूज ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब होता है आम बोलचाल की भाषा। जैसे हम लोग यहाँ पर रहते हैं तो हमारी एक आम बोलचाल की भाषा, जैसे भोजपुरी को हम लोग कह सकते हैं कि एक वर्नाकुलर लैंग्वेज है। अब यहाँ के जो पुराने जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे घरों के, जो अच्छे तरीके से हिंदी भी नहीं बोल पाते, अगर उनसे कोई हिंदी में आकर बात करे, कोई अंग्रेज़ी में आकर बात करे, तो वो शायद ही हमारी बातों को समझ पाएँ। लेकिन अगर हम उनसे, जिसको ठेठ बोली कही जाती है, इसको भोजपुरी में अगर हम उनसे पुराने भोजपुरी तरीके से बात करें, तो वो उन बातों को भली भांति समझ जाएंगे। तो यहाँ भी यही कहा गया कि जो अशिक्षित हैं, वैसा समाज या लोगों का वैसा तबका जो अशिक्षित है, अगर उनको आधुनिक राष्ट्रवादी मैसेज तक पहुंचाना है, तो वहाँ पर आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना होगा, ताकि वो भी चीज़ों को जान पाएँ और समझ पाएँ और एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएँ। इन पोलैंड, Karol Kurpinski kept alive the national feelings through his operas and music, turning folk dances like the Polonaise and Mazurka into national symbols. पोलैंड में कारोल कुरपिंस्की एक कलाकार था जिसने वहाँ के राष्ट्रवादी भावनाओं को जिंदा रखा अपने ओपेरा और संगीत के माध्यम से। यानी वो अपने ओपेरा और संगीत में जो जैसे नृत्य के फॉर्म थे पोलोनाइज या मजूरका, तो उस नृत्य के ज़रिए वो पुराने जो सिंबल्स थे पोलैंड के या युद्ध की जो गाथाएं थीं, उन गाथाओं को सुनाने का काम करते थे संगीत के जरिए और ओपेरा डांस के जरिए। रोल ऑफ लैंग्वेज वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी बाइंडिंग द पीपल टुगेदर। भाषा का भी एक बहुत ही बड़ा महत्व है लोगों के अंदर एक रूपता लाने के लिए, लोगों को एक सूत्र से बांधने के लिए। बिल्कुल सही बात है, अगर भाषा लोगों की अगर एक रहती है तो वो खुद ब खुद एक सूत्र में बंध जाते हैं। अगर चार लोग बैठे हों, चारों की भाषा अलग अलग हो, तो आपस में क्या बात करेंगे, किसी को किसी की बात समझ में आएगी ही नहीं। लेकिन अगर चारों की भाषा एक हो तो चारों अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं और एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। तो भाषा भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लोगों के अंदर एकजुटता की भावनाओं को जागृत करने के लिए। इसका एक एग्जाम्पल है ये पोलैंड का। पोलैंड वॉज अंडर रशियन ऑक्यूपेशन। अब जो पोलैंड था वह रशियन के अधीन था। रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर, बैनिंग पॉलिश लैंग्वेज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब पोलैंड की भाषा थी पॉलिश और रशियन की भाषा, रशियन लैंग्वेज थी, रूसी भाषा थी। तो जब वो रशियन साम्राज्य के अंडर में था पोलैंड, तो रशियन साम्राज्य के शासकों ने क्या किया कि हर जगह कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था वहाँ पर पॉलिश भाषा को बैन कर दिया और ज़बरदस्ती रशियन लैंग्वेज सीखना उन पर लागू कर दिया कि वहाँ के लोगों को रशियन लैंग्वेज ही सीखना पड़ेगा। वो जब भी बात करेंगे तो रशियन भाषा में ही बात करेंगे, वो पॉलिश भाषा में बात नहीं कर सकते हैं। इन 1831 एन आर्म्ड रेबेलियन वॉज ब्रूटली क्रश्ड। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ जिसे कुचल दिया गया।
Many members of the clergy used Polish language in church gatherings and religious instruction to raise national sentiments. तब वहाँ के लोगों ने जब रूस के खिलाफ उनके आंदोलन को जब बुरे तरीके से दमनकारी नीतियों से कुचल दिया गया, तब वहाँ के लोगों ने क्या किया, क्लर्जी के जो मेंबर्स थे उन्होंने चर्च में जब भी कोई मंत्रणा होती थी या अगर उनको अपने रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को देना होता था तो वो पॉलिश लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करते थे ताकि पोलैंड के लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं जागृत हो सकें और बढ़ सकें। A large number of bishops and priests were punished for using Russian language in preaching. और धर्म प्रचार में जो पादरी या जो पृष्ठ थे वे अगर रशियन भाषा का इस्तेमाल करते थे तो उन्हें पद से उन्हें उनके पोस्ट से हटा दिया जाता था। द यूज ऑफ पॉलिश लैंग्वेज दस बिकेम अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेशंस। और इस तरीके से जो पॉलिश लैंग्वेज है, जो भाषा है, वह एक हथियार बना रूसी शासकों के खिलाफ या जो रूसी डोमिनेशन था उसके विरोध करने का भाषा एक यहाँ महत्वपूर्ण हथियार बना पोलैंड के लोगों के लिए। तो ये एक एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि रोल ऑफ लैंग्वेज वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी बाइंडिंग द पीपल टुगेदर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एन एग्जाम्पल। इस तरह से क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको ये आंसर देना होगा जिसमें ये पोलैंड का एग्जाम्पल देना होगा उस ऐसे स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए। अगला है हमारा टॉपिक द रिवॉल्यूशन ऑफ 1830 यानी कि 1830 का विद्रोह। तो इसके पहले हमने जो अभी पढ़ा हम उसका एक समरी देख लेते हैं कि भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पॉलिश भाषा का इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था। पॉलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है। अब अगला है द रिवॉल्यूशन ऑफ 1830 1830 की क्रांति, यानी कि ये एक इकोनॉमिक हार्डशिप का समय था, भूख, कठिनाइयों और जन विद्रोह का समय था। द लिबरल रिवॉल्यूशनरीज ओवरथ्रू द बर्बन किंग चार्ल्स 10। जो उदारवादी क्रांतिकारी थे उन्होंने बर्बन के जो राजा चार्ल्स 10 थे उनको उनकी गद्दी से हटा दिया। एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वॉज इंस्टॉल्ड और वहाँ पर एक संवैधानिक सत्ता लागू की गई। लुइस फिलिप वॉज मेड द किंग और उनका राजा लुइस फिलिप को बनाया गया। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जुलाई रिवॉल्यूशंस इन फ्रांस एज इट टुक प्लेस इन जुलाई 1830। और इसको फ्रांस में जुलाई रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह जुलाई 1830 में ये घटनाएं घटित हुई थी। बेल्जियम ब्रोक अवे फ्रॉम द किंगडम ऑफ नीदरलैंड और जो बेल्जियम था वह नीदरलैंड के साम्राज्य से अलग हो चुका था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा कि एक्सप्लेन द सीरीज ऑफ इवेंट्स और राइट डाउन द सीरीज ऑफ इवेंट्स ऑफ जुलाई रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। तो आपका इसका आंसर ये होगा कि फ्रांस के जुलाई रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था। तो फ्रांस के जुलाई रिवॉल्यूशन में जो उदारवादी क्रांतिकारी थे उन्होंने बर्बन किंग के राजा चार्ल्स 10 को गद्दी से हटा दिया। वहाँ पर संवैधानिक मोनार्की को लागू किया गया, लुइस फिलिप को राजा बनाया गया और बेल्जियम जो है वह नीदरलैंड के साम्राज्य से अलग हो गया। तो ये घटनाएं हुई जुलाई रिवॉल्यूशन में। अब है द रिवॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप, यानी कि अब आर्थिक तंगी का एक दौर गुजरा था, उसके खिलाफ रिवॉल्यूशंस हुए। तो क्या क्या हुए उसमें या उस घटनाक्रम में क्या क्या हुआ। एनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन यूरोप। यूरोप में अचानक से जो जनसंख्या है वह बहुत तेज़ी से बढ़नी शुरू हो गई। सीकर्स ऑफ जॉब वर मोर देन द एम्प्लॉयमेंट। अब रोज़गार से ज़्यादा नौकरी खोजने वाले लोगों की तादाद हो गई थी।
ओवर क्राउडेड स्लम्स ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ रूरल पीपल टू सिटीज़। अब गांव के लोग माइग्रेट होकर शहर में आ रहे थे नौकरी की तलाश में, तो शहर में भी भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, यानी कि शहर में भी अब रहने की जगह नहीं थी। और तो जो जिसको स्लम कहा जाता है, जहाँ पर गांव से आए हुए लोग बसते हैं, जो अक्सर नीचे तबके के होते हैं या गरीब होते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ बढ़ गई थी, क्योंकि गांव से बड़ी संख्या में लोग रोज़गार की तलाश में शहर में आ गए थे। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टेक्सटाइल सेक्टर फेस्ड स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। अब जो लोकल जो प्रोड्यूसर्स थे, जो छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स थे, जो सामान बनाते थे, उनके जो सामान थे वो काफ़ी महंगे होते थे, क्योंकि वो हाथ से बने हुए होते थे, उनमें मेहनत काफ़ी ज़्यादा लगता था। लेकिन इंग्लैंड से जो सामान आता था, चूँकि वो मशीन पे बना होता था, तो काफ़ी सस्ता होता था। तो जाहिर सी बात है कि लोग अगर एक ही तरह का सामान हो तो लोग सस्ती चीज़ों को खरीदेंगे, महंगी चीज़ों को लोग क्यों खरीदेंगे। आज भी अगर हम बाज़ार में जाते हैं और हम जिस प्रोडक्ट की मांग करते हैं, अगर उस कोई एक क्वालिटी अगर हमें सस्ती मिलती हो तो हम उसे ही खरीदते हैं महंगी चीज़ों के बजाय। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हुई कि चूँकि हाथ से काम करना था, तो हाथ से काम की गई जो उत्पाद थे वो काफ़ी महंगे हुआ करते थे। लेकिन इंग्लैंड से जो वही अगर सामान बनकर आता था, तो चूँकि वो मशीन पर बना होता था, इसलिए वो काफ़ी सस्ता होता था। तो लोग सस्ते सामानों को खरीदते थे, जिसके वजह से स्मॉल प्रोड्यूसर्स को काफ़ी कंपटीशन झेलना पड़ता था, प्रतिस्पर्धा झेलनी पड़ती थी, उन्हें काफ़ी नुकसान होता था। पीजेंट्स स्ट्रगल्ड अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस। अब जो मजदूर थे वह संघर्ष किया करते थे ताकि उनको दासत्व से मुक्ति मिल जाए। ए बैड हार्वेस्ट और राइज इन फूड प्राइसेस लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपरिज्म इन टाउन्स एंड सिटीज़। पॉपरिज्म का मतलब होता है कंगाली, यानी उसी साल खराब खेती होने की वजह से जो फूड के प्राइसेस थे वह अचानक से बढ़ गए थे, और फूड के प्राइसेस बढ़ने से पूरे शहर भर में एक कंगाली की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, यानी कि बहुत ही बुरे आर्थिक मंदी का दौर आ चुका था यूरोप में। तो ये स्थिति कब क्यों हुई? क्योंकि अचानक से यूरोप में जो है पॉपुलेशन बढ़ गई थी। तो यानी 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयाँ लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में ज़बरदस्त वृद्धि हुई। ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी। नगर के लघु उत्पादकों का अक्सर इंग्लैंड से इम्पोर्टेड मशीन से बने सस्ते कपड़ों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था। महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था और केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। यूरोप के उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे थे। खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल के खराब होने के शहर और गांव में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। तो ये स्थिति उत्पन्न हुई 1830 में, और इसकी वजह से काफ़ी इकोनॉमिक हार्डशिप आया। तो 1848 में क्या हुआ? तो 1848 में लिबरल्स का एक रिवॉल्यूशन हुआ, उनकी एक क्रांति हुई। ऑन वन साइड देयर वॉज रिवोल्ट्स ऑफ द पुअर, unemployed and the starving, and at the same time there were revolts led by the educated middle class in many European countries like France, Germany, Italy, पोलैंड, ऑस्ट्रो-हंगरियन एम्पायर। कि एक तरफ जहाँ जो गरीब थे, जो बेरोज़गार थे, जो भूखे थे, वो रिवोल्ट कर रहे थे अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए, वहीं दूसरी ओर शहरों में जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग थे वो भी रिवोल्ट कर रहे थे, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो-हंगरियन एम्पायर में। तो 1848 एक ऐसा ही एक वर्ष था जिसमें फ्रांस में रिवोल्ट हुए, जहां पर गरीब बेरोजगारों के साथ साथ एडुकेटेड मिडिल क्लास भी रिवोल्ट कर रहे थे। द पीपल वर फेसिंग फूड शॉर्टेजेस एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट एंड ऑल्सो नॉट हैप्पी विद देयर किंग लुइस फिलिप एंड हिज पॉलिसीज़। कि लोग
काफ़ी भूखमरी का सामना कर रहे थे, बेरोज़गारी का सामना कर रहे थे और अपने राजा लुइस फिलिप की नीतियों से खुश नहीं थे। पीपल रिवोल्टेड ऑन द रोड्स ऑफ पेरिस, लोग विद्रोह करने के लिए पेरिस की सड़कों पर उतर गए। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड, और जो बैरिकेड्स लगाए गए थे रोकने के लिए, महल में घुसने से रोकने के लिए जो बैरिकेड्स लगाए जाते हैं, जो जिसको बाड़े कहते हैं, वो लगाए जाते हैं, उनको तोड़ दिए गए। लुइस फिलिप एब्डिकेटेड थ्रोन एंड फ्लेड टू इंग्लैंड, लुइस फिलिप ने सम्राट का पद त्याग कर दिया और इंग्लैंड भाग गया। फ्रांस वाज डिक्लेयर्ड अ फ्रेंच रिपब्लिक बाय अ नेशनल असेंबली, और फ्रांस जो है वह फ्रेंच रिपब्लिक घोषित कर दिया गया नेशनल असेंबली के द्वारा। सफरेज वाज ग्रांटेड टू ऑल मेन एबव 21 ईयर्स, 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को मताधिकार दिया गया, मतदान करने का अधिकार दिया गया, वोट करने का अधिकार दिया गया। राइट टू वर्क वॉज ग्रांटेड, सभी को काम का अधिकार दिया गया। नेशनल वर्कशॉप वॉज सेटअप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, और राष्ट्रीय कारखाने बैठाए गए ताकि सभी लोगों को रोज़गार मिल सके। यानी कि 1848 में क्या हुआ कि खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए, जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर किया गया। राष्ट्रीय सभा यानी नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मतदान का अधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। इससे पहले 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे, परंतु दाम बहुत कम देते थे। यानी कि उनसे रॉ मटेरियल तो ले लेते थे और रॉ मटेरियल लेकर उनको फिनिश गुड्स देते थे, लेकिन उसके बदले में उन्हें पैसा बहुत कम मिलता था। तो 4 जून को तो एक घटना हुई जिसमें 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और 2 कतार में चलते हुए ठेकेदार की कोठी पहुंची। वे ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे। उनके साथ कभी घृणा का व्यवहार किया गया तो कभी धमकियां दी गईं। इसके बाद यह भीड़ घर में ज़बरदस्ती घुस गई और चमचमाती खिड़कियां, फर्नीचर और चीनी मिट्टी की बनी नफीस चीज़ें तोड़ दीं। एक अन्य गुट ने भंडारगृह में घुसकर कपड़े के भंडार को लूटकर उसे तार तार कर दिया। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव भाग गया, हालांकि ऐसे व्यक्ति को उस गांव में शरण देने से इनकार कर दिया। वह 24 घंटों के बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से लौटा। इसके बाद जो टकराव हुआ उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। तो एक एग्जाम्पल था कि किस तरीके से लोग विद्रोह करते थे। उसी तरीके का विद्रोह यहाँ फ्रांस में भी हुआ, जहाँ पर लुई फिलिप को अपनी गद्दी छोड़कर भागनी पड़ी और उसके बाद नेशनल असेंबली बैठाया गया जिसने फ्रांस को फ्रेंच रिपब्लिक डिक्लेयर किया और 21 वर्ष के सभी लोगों को मतदान देने का अधिकार प्राप्त किया गया। अब इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सीबीएसई एग्जामिनेशंस में इसके क्वेश्चंस आते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में। तो इसके सीरीज ऑफ इवेंट्स के बारे में लोग जानते हैं कि आगे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में क्या हुआ था। द इवेंट्स ऑफ फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन फ्रांस हैड इट्स इम्पैक्ट इन जर्मनी ऑल्सो एंड द लिबरल ट्राइड टू फोर्स जर्मन स्टेट्स टू कंसीड देयर डिमांड्स फॉर जर्मन यूनिफिकेशन। कि फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, फ्रांस में जो फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन हुआ उसका इम्पैक्ट जर्मनी पर भी पड़ा। अब जो उदारवादी थे वो ये चाह रहे थे कि जर्मन स्टेट से उनकी मांग को स्वीकार कर लें ताकि पूरे जर्मनी का एकीकरण हो सके, पूरे जर्मनी का यूनिफिकेशन हो सके। उसके सिलसिले में क्या क्या सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए आइए हम लोग देखते हैं। द लिबरल मिडिल क्लास डिमांडेड क्रिएशन ऑफ जर्मन नेशन स्टेट, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एसोसिएशन। कि जो उदारवादी मध्यवर्गीय था समाज था वह एक जर्मन राष्ट्र राज्य बनाने की मांग कर रहा था जिसमें संसदीय व्यवस्था हो और जहां पर प्रेस की स्वतंत्रता हो और संगठन बनाने की पूरी स्वतंत्रता हो, यानी एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो शॉर्ट भाषा में। ऑन 18 मई 1848 831 elected representatives assembled in the Frankfurt Parliament to vote for all German National Assembly। और इस सिलसिले में
इस मांग को एक संवैधानिक रूप देने के लिए 18 मई 1848 में 831 चुने हुए प्रतिनिधि एकजुट हुए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, जो कि जर्मन नेशनल असेंबली के वोटिंग का हिस्सा बनने जा रहे थे। सेंट पॉल्स चर्च वॉज द सीट ऑफ दिस पार्लियामेंट, और इस पार्लियामेंट को सेंट पॉल चर्च में बनाया गया था, बैठाया गया था। यानी ये जो काम हो रहा था वो सेंट पॉल चर्च में हो रहा था। 1 मार्क क्वेश्चन निकल सकता है यहाँ से कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट किस चर्च में हुआ था, तो सेंट पॉल्स चर्च में हुआ था। ए कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड फॉर जर्मन नेशन, और एक जर्मन नेशन का एक प्रारूप तैयार किया गया, संविधान का एक प्रारूप तैयार किया गया कि किस तरह का नियम कानून व्यवस्था होनी चाहिए। इट वॉज टू बी हेडेड बाई मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट, और इसका नेतृत्व एक पार्लियामेंट में जो मोनार्की सब्जेक्ट था उसके द्वारा किया जाना था। इन अप्रैल 1849, अब अप्रैल 1849 में द किंग ऑफ प्रूशिया फ्रेडरिक विलियम फोर्थ वॉज ऑफर्ड क्राउन बट ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एंड अपोज्ड इट विद अदर मोनार्क्स। लेकिन 1849 में प्रूशिया के राजा फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को यह मौका दिया गया कि वह ताज पहने, यानी कि पूरे जर्मन नेशन के वो सरताज पहने वो, लेकिन उन्होंने उसे रिफ्यूज़ कर दिया और उन्होंने मोनार्की के सपोर्ट में चले गए। यानी कि जो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो बना था, जो डिसीजंस लिए जा रहे थे, वो एक तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए लिए जा रहे थे। तो खुद ब खुद हम लोग यह समझते हैं कि मोनार्की के खिलाफ यहाँ पर सारी बातें हो रही थीं। लेकिन जब प्रूशिया के राजा फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ को जब ताजपोश के लिए ऑफ़र किया गया कि आप आइए और हम आपको चुनते हैं कि आप इस डेमोक्रेटिक जो नेशन स्टेट है आप उसके राजा बनिए, तो उन्होंने इस मांग को अस्वीकार कर दिया, ठुकरा दिया, और वो मोनार्कियल गवर्नमेंट के फेवर में चले गए। जिससे हुआ क्या कि द मिडिल क्लास डोमिनेटेड पार्लियामेंट एंड हैड नैरो सोशल बेस लैकिंग सपोर्ट फ्रॉम वर्कर्स एंड आर्टिशंस। लेकिन इस पार्लियामेंट का जो मेजर डोमिनेंट था वो तो मिडिल क्लास था, तो मिडिल क्लास भी उस पक्ष में गया, जिसके वजह से मिडिल क्लास को जो वर्कर्स और आर्टिशंस का जो सपोर्ट मिल रहा था वह सपोर्ट भी मिलना बंद हो गया। क्योंकि वर्कर और आर्टिशन क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे कि देश में एक संवैधानिक व्यवस्था हो जहाँ पर इनके खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय से उन्हें मुक्ति मिल जाए। लेकिन जब ये लोग मोनार्कियल गवर्नमेंट के फेवर में चले गए तो जाहिर सी बात है कि वो जिसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हों, अगर उनसे कहा जाए कि हम आपकी मांग को नहीं मानेंगे तो क्या कभी वो फेवर करेंगे? वो कभी उसका फेवर नहीं करेंगे। तो वर्कर्स और आर्टिशंस ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया, जिसकी वजह से द ट्रूप्स वर कॉल्ड इन, कि सेना को बुलाई गई, एंड द असेंबली वॉज डिसॉल्व्ड, और जो असेंबली थी, जो नेशनल असेंबली थी, उसका विघटन हो गया, वो ख़त्म हो गया। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में क्या हुआ, आइए एक बार हम लोग फिर से इसको समझते हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, कि जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रूशिया के राजा फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिसका वे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हो गई। तो इस तरह से हमने देखा कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की सीरीज ऑफ इवेंट्स के बारे में हमने जाना कि वहाँ पर क्या क्या घटनाक्रम हुए। अब हमारा अगला टॉपिक है द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ वोमेन, कि महिलाओं की जो राजनीतिक अधिकार थे उसके बारे में जानते हैं। द वोमेन वर नॉट ट्रीटेड इक्वली विद मेन व्हेन इट केम टू पॉलिटिकल राइट्स लाइक सफरेज,
कि जब राजनीतिक अधिकारों की मांग आती थी तब महिलाओं को पुरुषों के समान व्यवहार नहीं किया जाता था, जैसे मतदान का अधिकार। अभी हमने देखा कि मतदान का अधिकार सिर्फ पुरुषों को दिया गया, महिलाओं को नहीं दिया गया था। तो महिलाओं के साथ बराबरी का भाव नहीं रखा जाता था। द वोमेन कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टिसिपेटिंग इन लिबरल मूवमेंट्स, फॉर्म्ड वोमेन पॉलिटिकल एसोसिएशंस, फाउंडेड न्यूज़पेपर्स। महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर उदारवादी मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने भी अपना खुद का महिलाओं का राजनीतिक संगठन बनाया था। उन्होंने भी न्यूज़पेपर्स चलाए थे। वुमेन ऑल्सो टुक पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस, और महिलाओं ने भी राजनीतिक जो चर्चाएं होती थी उन चर्चा में भी बढ़ चढ़कर उन्होंने भाग लिया था। और जितने भी प्रदर्शन होते थे उन प्रदर्शन में पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी अपना उतना ही योगदान दिया था। येट बावजूद इसके द वुमेन वर नॉट गिवन राइट टू वोट इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, महिलाओं को फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में मतदान देने का अधिकार नहीं दिया गया। एंड पार्टिसिपेटेड ओनली एज विजिटर्स टू ऑब्जर्व द पार्लियामेंट एंड इट्स प्रोसीडिंग्स, और उनको सिर्फ एक मूक दर्शक के तौर पर उनको आमंत्रित किया गया था कि वो पार्लियामेंट में आकर बैठें और उसमें हो रही कार्यवाही को सिर्फ देखें। लुइस ऑटो पीटर्स वॉज ए जर्मन लेडी एंड अ वुमेन्स राइट मूवमेंट एक्टिविस्ट। लुइस ऑटो पीटर एक जर्मन की लेडी थी और वो महिलाओं के अधिकारों के लिए वो मूवमेंट चलाती थी। आफ्टर डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन ऑफ 1848, 1848 की लोकतांत्रिक क्रांति के बाद शी फाउंडेड ए पॉलिटिकल वुमेन्स जर्नल, उन्होंने एक महिलाओं के लिए एक राजनीतिक जर्नल चलाया। एंड लेटर ए फेमिनिस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन, और बाद में उन्होंने महिलाओं के लिए एक राजनीतिक एसोसिएशन बनाया जिसका नाम था जनरल जर्मन वुमेन्स एसोसिएशन। तो हमने ये देखा कि जर्मनी में महिलाओं की राजनीतिक अधिकार, महिलाओं की स्थिति क्या थी। तो स्थिति ये थी कि महिलाओं को समान तरीके से पुरुषों के बराबर राजनीतिक अधिकार नहीं मिल रहे थे। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की, यानी हिस्सा लिया। बावजूद इसके उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया था। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की सभा आयोजित की गई थी तब महिलाओं को केवल दर्शक मात्र के हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया। तो ये थी महिलाओं की स्थिति। और इसका हमारा अंतिम पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ द लिबरल मूवमेंट्स ऑफ 1848 ऑन ऑटोक्रेटिक रेजिमेस की। जितने भी ये मूवमेंट हुए, जितने भी विरोध प्रदर्शन हुए, क्रांतियाँ हुई, आखिर इसका प्रभाव क्या पड़ा? इसका प्रभाव ये पड़ा, द साइकिल्स ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड द ऑटोक्रेटिक रेजिमेज रियलाइज द नीड टू ग्रांट कंसेशंस टू लिबरल नेशनलिस्ट, कि जो निरंकुश जो शासक थे, इतने सारे रिवॉल्यूशन होने के बाद अब वो समझ गए थे कि हम दमनकारी नीतियों से इन पर शासन नहीं कर सकते हैं, तो मजबूरन अब हमें इन्हें कुछ छूट देनी पड़ेगी, उन्हें कुछ कंसेशन देना पड़ेगा जो लिबरल नेशनलिस्ट हैं उनको। यानी कि अब वो समझ गए थे कि अब इन नेशनलिस्ट को अब दबाया नहीं जा सकता, उन्हें कुचला नहीं जा सकता। इसका बस एक ही तरीका है और तरीका ये है कि अब इनको भी कुछ छूट दी जाए, इनको भी कुछ बराबरी के अधिकार दिए जाएं। जैसा कि क्लास 9th के पॉलिटिकल साइंस में जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, उसमें साउथ अफ्रीका का जो केस 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें आपने ये देखा होगा कि साउथ अफ्रीका में भी गोरे और काले लोगों के बीच में संघर्ष चल रहा था। तो जब काले लोगों ने अपने अधिकार के लिए जब लड़ाई लड़नी शुरू की तो गोरी सरकार ने कितने भी दमनकारी नीतियों को अपना लिया, लेकिन अब वो नहीं रुके। अब उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना अपने अधिकारों को लेकर काफ़ी ओतप्रोत हो चुकी थी। तो वहाँ पर भी यही चीज़ हुआ कि जो वाइट गवर्नमेंट थी उन्होंने भी वहाँ पर एडजस्ट किया और कॉम्प्रोमाइज़ किया उन्होंने, क्योंकि वो समझ गए थे कि अब हम दमनकारी नीतियों से इन अश्वेत लोगों
की मांग को दबा नहीं सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पर भी हुई कि जब ऑटोक्रेटिक रेजिमेस के जो रूलर्स थे, जब उन्होंने ये देख लिया और समझ लिया कि दमनकारी नीतियों को अपनाकर अब इनकी मांग को दबाया नहीं जा सकता, तब उन्होंने लिबरल नेशनलिस्ट को कुछ कंसेशन देने की सोची। द ओल्ड ऑर्डर कुड नॉट बी रिस्टोर्ड, यानी कि अब पुराने तरीकों से शासन नहीं किया जा सकता है। ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप बिगैन टू इंट्रोड्यूस चेंजेस दैट वर पार्ट ऑफ ऑर्डर बिफोर 1815 इन वेस्टर्न यूरोप, और उन्होंने अब अपने नीतियों में कुछ बदलाव करने शुरू किए, वैसे ही बदलाव जो 1815 में वेस्टर्न यूरोप में किए गए थे। द सर्फडॉम एंड बॉन्डेड लेबर वर एबॉलिश्ड इन हैप्सबर्ग रीजन्स एंड इन रशिया, और दासत्व और बंधुआ मजदूरी को ख़त्म कर दिया गया रशिया में और हैप्सबर्ग रीजन्स में। इन 1867 मोर ऑटोनॉमी टू हंगरियंस वाज गिवन बाय हैप्सबर्ग एम्पेरर, और 1867 में हंगरी में रहने वाले निवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक अधिकार दिए गए हैप्सबर्ग एम्पेरर के द्वारा। तो ये उसका प्रभाव पड़ा इन जितने भी क्रांतिकारियाँ हुई कि रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब हुई, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाईं। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता था। अतः 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हैप्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। हैप्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की, हालांकि इससे निरंकुश मैग्यारों के प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हुआ। तो इस तरीके से इस टॉपिक में जो एज ऑफ रिवॉल्यूशंस था, हमने 1830 से 1848 में हो रही सभी घटनाओं के बारे में जाना और समझा, और उस घटनाक्रम का क्या इम्पैक्ट पड़ा इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा। अगले वीडियो में हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, यानी इटली और जर्मनी का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई पॉइंट, अगर कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू।